अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, वेनेजुएला की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है। यूएस फोर्सेस ने 3 घंटे का एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया और अब उनकी वीडियोस आ चुकी हैं कि उन्हें यूएस लेकर जाया जा चुका है। यूएस प्रेसिडेंट भी उसके बारे में कह चुकी हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिकी जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि चाइना इस सब पर क्यों खामोश था, बिकॉज चाइना तो यहाँ मेन स्टेक होल्डर था। वेनेजुएला अगर एक हद तक यूएस के खिलाफ गया भी था तो उनको पीछे से बैकिंग थी रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज की, और आखिरी वक्त पर ना रशिया ने कुछ किया न चाइना ने। और ये इतनी तल्ख जियोपॉलिटिकल हकीकत है कि पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है कि कल को अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो हमने किस हद तक रिलाई करना है तुर्की चाइना जैसे कंट्रीज पर, यूएस पर, या किसी भी अपने करीबी इत्तेहादी पर, चाहे वो हमारे ब्रदरली नेशन ही क्यों ना हो। अब वेनेजुएला का सारा इशू क्या था उसको हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे आपको एक दो चीजें पता लग जाएगी। एक तो वेनेजुएला प्रो चाइना और प्रो रशिया था, जो अमेरिका को चीज पसंद नहीं थी। दूसरा, वेनेजुएला में दुनिया के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद है, जो कि 303 बिलियन बैरल्स के अराउंड है। तो इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स वाला कंट्री चाइना के करीब है और चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वही चाइना जिसके साथ 1990s की ईरा में सिर्फ 2 से 3 मिलियन डॉलर्स की तिजारत होती थी, आज मॉडर्न फिगर्स ये कहते हैं कि 20 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड होती है वेनेजुएला और चाइना के दरमियान, और चाइना इनसे ऑयल ज्यादातर खरीदता है। अब अमेरिका जब देखता है कि भाई लैटिन अमेरिका में चाइना अपनी मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है, चाइना अपने ऑयल रिजर्व्स के मामला भी पक्के वहां कर रहा है, वहां से ऑयल भी खरीद रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो अमेरिका तो तपेगा, जाहिर बात है। अमेरिका ने यही किया। अमेरिका ने उस पर इल्जाम लगाया कि जी वेनेजुएला से ड्रग्स आती है, वो अमेरिका में स्मगल होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, और अमेरिका ने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट कैरेबियन सी यानी कि वेनेजुएला के अराउंड जो समुद्री एरिया है वहां डिप्लॉय कर दिया। और फाइनली जैसे ही 2026 शुरू हुआ, यूएस ने एक 3 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया, और उसमें क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला के जितने एयरपोर्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय किए गए। देन वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम्स क्रिपल कर दिए गए। उसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तो खैर रशिया भी देख के परेशान होगा कि वो 2022 से लेकर आज तक यूक्रेन में लड़ रहे हैं, क्योंकि रशिया का भी स्पेशल ऑपरेशन यही था कि कीव से गिरफ्तार किया जाएगा जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, और यूक्रेन को खुद कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन वो 2022 से लेकर अब तक लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी यूक्रेन को वो हरा नहीं सके। उस तरह यूक्रेन का नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। जबकि वेनेजुएला वाला मामला यूएस ने 3 घंटों में निपटा दिया। तो यहाँ आपको पता लगेगा कि यूएस और रशियन वेपन सिस्टम्स का कैलिबर क्या है, और इससे भी आपको पता लग जाएगा कि रशियन वेपन सिस्टम, रशियन एयर डिफेंस जो वेनेजुएला की मिलिट्री यूज कर रही थी, उनका कितना बड़ा फेलियर था कि उनको पता ही नहीं लगा। रैंडम अटैक हेलीकॉप्टर्स तक वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, जो कि नॉर्मली रेडार्स आसानी से कर लेते हैं। प्लस अप्रोच का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था कि जहां यूक्रेन को नेटो और अमेरिका जैसे कंट्रीज आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, वेनेजुएला को रशिया और चाइना ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ कुछ दूसरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज भी हो रही हैं। कुछ लोगों के नजदीक ऐसा भी है कि यूएस वेनेजुएला पर कब्जा करेगा और चाइना को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो या एक जवाब मिल जाएगा ताइवान पर अटैक करने का। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। पाकिस्तान के लिए चीज अहम क्यों है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है इस पूरे रीजन में वो चाइना है, तुर्की है, और अब एक हद तक सऊदी अरब है, प्लस अजरबैजान जैसे कंट्रीज भी हैं। बट मेन जो बड़े कंट्रीज हैं वो तुर्की, सऊदी अरब और चाइना जैसे ही हैं। करंटली पाकिस्तान जो ज्यादातर अपना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है वो चाइना से खरीद रहा है। मई के क्लैशेस में हम देख चुके हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन सिस्टम और अपने इंडिजिनस यानी कि मुल्की साख्ता वेपन सिस्टम से डेटर किया, और जितने भी वेपन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए इंडिया के खिलाफ, उससे इंडिया को काफी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि जापानीज न्यूज एजेंसी निकी एशिया ने भी रिपोर्ट किया कि मई में होने वाले क्लैशेस का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ, जहां पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इमेज बेहतर हुई। पाकिस्तान के साथ बहुत सी कंट्रीज ने इकोनॉमिक डील साइन की, प्लस डिफेंस डील्स भी साइन की, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रोबो दबदबा बड़ा ओवरऑल, कि पूरी दुनिया को पता लगा कि ये कंट्री नॉट इजी नॉट टू क्रैक। लेकिन फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर में अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो क्या चाइना उसी तरह हमारी
मदद करेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 में की थी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वेनेजुएला के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डीप और स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं। इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना के पास जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है वो पाकिस्तान है। प्लस हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना ने 1963 में ही अपने कुछ जो बॉर्डर क्वेरीज थी वो तभी हल कर ली थी, तो वैसा भी पाकिस्तान चाइना के दरमियान कोई इशू नहीं है। देन पाकिस्तान फॉर्मली एक दूसरे को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं और यही चीज पूरी दुनिया जानती भी है और इसी चीज पर इंडिया भी कंसर्न शो करता है। इसी तरह तुर्की के साथ भी सेम पाकिस्तान की इसी तरह के रिलेशंस है। चाहे आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट उठा लें, चाहे कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट उठा लें, पाकिस्तान के साथ तुर्की और चाइना आपको खड़े हुए नजर आएंगे हर डोमेन में। लेकिन ये सब इनफ नहीं है। अभी जो हम वेपन सिस्टम्स तुर्की या चाइना से लेते हैं, हमें फ्यूचर में ये कोशिश करनी है कि हम उन्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत या चाइना या तुर्की के कोऑपरेशन से खुद बनाए। लेट्स सपोज हम अभी कुछ रेडार्स डायरेक्टली चाइना से परचेज करते हैं, फ्यूचर में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रेडार्स को या तो खुद बनाएं या चाइना के साथ कोऑपरेट करके बनाएं, ताकि उन रेडार्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पाकिस्तान में हो। जंग के दौरान उनकी MRO करवानी पड़ती है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है तो हम अपने मुल्क में उन्हें जल्द से जल्द रिपेयर कर सकें, ना कि हमें पूरे का पूरा रेडार उठा के चाइना भेजना पड़े कि भाई आप हमें ठीक करके दें। क्योंकि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये लीबिया, सीरिया, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज की, इनका मसला ये था कि इन्होंने हर चीज ही खरीदी हुई थी। खरीदी अपने दोस्तों से हुई थी, अपने दोस्त कंट्रीज से, बट खरीदी हुई थी हर चीज। खुद ना MRO फैसिलिटी कभी रखी, ना उनको कभी रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटीज बनाई। बस ये था कि जी फलां दोस्त कंट्री है तो वही सब कुछ कर लेगा। और जब मुश्किल वक्त आया तब किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि कोई आपकी सपोर्ट कर सके। सो ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इंटेंस हालात क्रिएट हो सकते हैं। आपने अपनी सिक्योरिटी को हर हालत में इंश्योर करना है, क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ है वो हम देख चुके हैं। इंडिया ने भी सेम इसी तरह की एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की थी अपने मिसाइल्स के थ्रू, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकी उनके लिए, बिकॉज आगे भी पाकिस्तान था, कोई वेनेजुएला जैसी कंट्री नहीं थी। बट फ्यूचर में अभी जिस जगह पर कमियां हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी हम खरीद रहे हैं, वो फ्यूचर में इंडिजिनस होने की जरूरत है। रेडार्स की जहां तक बात है तो करंटली हमने इंडिजिनस रेडार्स डेवलप किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। इसी तरह कुछ नीश टेक्नोलॉजीज हैं नेवल डोमेन में, उन पर काम करने की जरूरत है, ताकि हमारा अपना एक इंडिजिनस नेटवर्क हो, ताकि दूसरों पर रिलायंस कम से कम हो, और रिलायंस हो भी तो ऐसा रिलायंस हो जिसमें चीजें इंश्योर हो कि हमें चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें इस चीज पर सपोर्ट किया जाएगा या फ्री हैंड मिलेगा। दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।